नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के सिकंदरपुर मुक्तिधाम के समीप 13 वर्षीय छात्रा ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर लगी गरीब रथ ट्रेन की बॉगी में लगी अचानक आग, मची अफरा तफरी। और माह रमजान के पहले दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोजा नमाज अदा कर सामूहिक रूप से किया इफ्तार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के सिकंदरपुर मुक्तिधाम के समीप 13 वर्षीय छात्रा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर में नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर ओपी के मुक्तिधाम के समीप संदिग्ध अवस्था में एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान स्थानीय बालेश्वर सैनी की पुत्री के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बच्ची बीती रात अपने घर में फंदे से लटकी हुई पाई गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और सबको पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पूरे मामले में नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई। परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर आगे की छानबीन की जाएगी। वहीं पुलिस भी अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। नगर थाना का सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र में मुक्तिधाम सीढ़ी घाट में एक बच्ची का डेड बॉडी मिला है, जो अपने ही घर में फांसी लगा करके मृत्यु हुआ है उनका। इस संबंध में तो उनके परिजन की सूचना पर पुलिस वहां गई थी, सबको बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। घर के परिजनों का जिस तरह का आवेदन आएगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सिकंदरपुर पुलिस अपने स्तर से उसमें छानबीन कर रही है। अब तो घर के अंदर लटका हुआ मिला है, फांसी लगा हुआ मिला है, तो हम लोग तो फांसी लगा करके ही फांसी लगने से मृत्यु होना पाए हैं। अब उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा कि कैसे कैसे मृत्यु हुई है, क्या हुआ है। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर पहुंची गरीब रथ ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई, घंटों अफरा तफरी मची रही। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन से निकल के आ रही है, जहां पर मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही ये ट्रेन सेट से निकल करके 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई, प्लेटफॉर्म पर लगी, उस वजह से वहाँ पर G5 बोगी नंबर एसी बोगी नंबर है G15, उस बोगी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि समय रहते अधिकारियों की तत्परता की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पूर्व रामदयालु रेलवे स्टेशन पर भी शाम के समय में एक ट्रेन की बोगी में आग लग गई थी, और ये दूसरी आग लगी की घटना है मुजफ्फरपुर में ट्रेन में, जो आज गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लगी है। हालांकि जब आग पर काबू पा लिया गया रेलवे के तरफ से, हालांकि ट्रेन थोड़ी सी विलंब हुई है। विलंब के बाद ट्रेन को सकुशल आनंद विहार के लिए रवाना कर दिया गया है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। चैती छठ पूजा को लेकर फलों का बाजार सज धज कर तैयार हो गया। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष फलों की कीमत बढ़ी। चैती छठ पूजा को लेकर फलों का बाजार सज धज कर तैयार हो गया है। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा शनिवार से नहाए खाए से शुरू हो जाएगी। पूजा को लेकर लोग फल बाजार में फलों की खरीदारी करते दिखे। दुकानदार ने बताया कि पिछले वर्ष से इस वर्ष फल महंगी है, लेकिन अभी तक ग्राहक कम दिख रहे हैं। फल का मार्केट मतलब तेज है, वहीं पर ग्राहक का मतलब लेवल कम हो गया। अभी मतलब वहाँ से सस्ता चल रहा था, अभी एकाएक महंगा हो गया गर्मी के लेकर, तो कस्टमर को अखर रहा है। अच्छा, इधर 3 गो पर्व हो गया, इधर नवरात्रा भी हो गया, छठ भी हो गया, और उधर रोजा है। बिक्री हल्का है, क्या तो महंगा एकाएक हो गया, थोड़ा बहुत हाई है। कस्टमर आने पे क्या कहते हैं हम लोग कस्टमर कहता है कि भैया बहुत इतना महंगा बता रहे हैं, 30 रुपया 35 रुपया पपीता बिकता था, आप 50 रुपये बता रहे हैं। इतना अखरता है, इसलिए ले रहे हैं कि नहीं कस्टमर? नहीं, कस्टमर जो लेना था 1 किलो लेता है, आधा किलो का कम लेता है, लेकिन हाँ
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम के गठन के 2 वर्ष पूरे होने पर BMP 6 मैदान में परेड किया गया। आज जो है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2021 का आज द्वितीय वर्षगांठ है, तो उस अवसर पर हम यहाँ आए हैं। और हम लोग BSAP में जो है, तो हम लोग को जो ड्यूटीज जो राज्य सरकार के द्वारा जो नए जो मिल रहा है, जो विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान जो दरभंगा एयरपोर्ट है, महाबोधि मंदिर है और पटना मेट्रो अभी आने वाला है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम के गठन के 2 साल पूरे होने पर BMP 6 के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में शुक्रवार को परेड का आयोजन किया गया। इस परेड का निरीक्षण बिहार विशेष सैन्य बल 6 की कमांडेंट विशाल शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 ने पिछले 2 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की है। आने वाले दिनों में इनकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस के मौके पर कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मेडिकल जांच शिविर का शुभारंभ उन्होंने फीता काटकर किया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। परेड कमांडर का आमंत्रण स्वीकार करते हुए कमांडेंट विशाल शर्मा और कमांडेंट MR नायक ने खुली जीप से सेरेमोनियल सलामी दिया। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6 के अपर पुलिस महानिदेशक MR नायक ने कहा कि आने वाले समय में महिला पुलिस का दायित्व काफी बढ़ने वाला है। प्रशिक्षण भी अच्छी तरीके से चल रहा है। आज के कार्यक्रम में सिपाहियों ने परेड में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार के प्रातः में प्रभात फेरी के रूप में किया गया। DSP दशरथ यादव ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। IG पंकज सिन्हा, SSP राकेश कुमार, कमांडेंट विशाल शर्मा और कमांडेंट MR नायक ने पौधारोपण कर अधिनियम दिवस समारोह का समापन किया। आज जो है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2021 का आज द्वितीय वर्षगांठ है, तो उस अवसर पर हम यहाँ आए हैं। और हम लोग BSAP में जो है, तो हम लोग को जो ड्यूटीज जो राज्य सरकार के द्वारा जो नए जो मिल रहा है, जो विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान जो दरभंगा एयरपोर्ट है, महाबोधि मंदिर है और पटना मेट्रो अभी आने वाला है, या और भी एयरपोर्ट्स जो आने वाले हैं, और जो एंटी राइट का जो ड्यूटी होता है, जो जब भी दंगा को उसको निरोध करने के लिए हम लोग जो केंद्र का अर्धसैनिक बल है, रैपिड एक्शन फोर्स, उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो हर जगह टाइमली नहीं आ पाता है, तो हम लोग अपना कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। तो उसी का ही नोडल सेंटर है यहाँ पे, जो हमारा 3 बटालियन है, जो कटिहार और सासाराम का भी, वाहिनी का भी, यहीं पे एक क्लस्टर बना के यहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो हम लोगों को मुख्यतः जो जो जिला पुलिस है, उसको सहयोग करने के लिए जो उनका जो ड्यूटीज है, तो उसी में जो विशेष ड्यूटियां हैं, उसी में सहयोग करने के लिए तो हम लोग होते हैं BSAP के, और उसमें हम लोग अपना जो विभिन्न तरह का जो ट्रेनिंग लेकर हम अपने आप का जो हमारा जो क्षमता है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो उसमें हम लोग अच्छा से 2 साल में काफी कुछ हासिल किया, बहुत ही अच्छा से किया। और हमें जैसा भी जो आपने कहा कि महिलाओं का भागीदारी इसमें है, और महिलाओं का भी एक टुकड़ी जो है 2021 में CRPF एकेडमी में जाके, उसका भी एक कंपनी पूरा हमारे पास तैयार है, जो विशेष टास्क करने के लिए है, और कर भी रहा है अभी वर्तमान में। तो हम लोग अभी तक अच्छा से कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स के तर्ज पर सर इसको विकसित किया था, तो मॉडर्नाइजेशन की दिशा में क्या कुछ और मॉडर्नाइजेशन में जो भी, एक तो है कि ट्रेनिंग है, दूसरा जो उपकरण जो भी उसके लिए जो चाहिए होता है आपको, तो उस सबका हम लोग आकलन करते हैं, और हम लोग को मॉडर्नाइजेशन में अच्छा खासा आवंटन मिलता है। उसी में हम लोग अपना गाड़ी हुआ, हथियार हुआ, बाकी जो भी ट्रेनिंग के लिए जो भी जरूरत है, वो सब में हम लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हम लोग अपना जो भी चुनौतियों को मुकाबला अच्छे से कर रहे हैं। अभी क्या मतलब चुनौती है सर? आप जो भी मैं चुनौती, तो वो हमारा जो स्टेट पुलिस वो देखती है, उनको सहयोग हम लोग करते हैं,
सकरा थाना क्षेत्र में पिस्टल लहराते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में भोजपुरी गाने पर हथियार लहराने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक युवक भोजपुरी गाने पर जमकर ठुमके लगा रहा है, साथ ही हाथ में पिस्टल लेकर लहरा रहा है। अब वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के पचदही का है, जहां एक शादी समारोह का आयोजन था। इलाके में बारात आ रही थी। इसमें कई युवक शामिल थे। इसी में एक युवक पिस्टल निकालकर हवा में लहराता है, लेकिन बारात में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना भी बज रहा है। इस पर जमकर युवक ठुमके लगा रहे हैं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि युवाओं की टोली में से एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर लहरा रहा है। उसने सफेद रंग की टी शर्ट और नीले रंग का जींस पैंट पहने हुए है। उसके दाएं हाथ में पिस्टल है। उस पिस्टल को हवा में वह घुमा रहा है। कुछ देर बाद वह पिस्टल को कमर में खोस लेता है। इस दौरान वह पिस्टल हवा में तान भी देता है, लेकिन बाद में वह उसे रख लेता है। उसकी पूरी हरकत किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। पूरे मामले पर पूछे जाने पर सकरा थानेदार राजू कुमार पाल ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। वीडियो की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच उपरांत कठोर कार्रवाई होगी। निबंधन कार्यालय परिसर में जीविका दीदी की रसोई और प्रतीक्षालय का उद्घाटन ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी और डीएम ने संयुक्त रूप से किया। निबंधन कार्यालय में प्रतीक्षालय और जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन ग्रामीण विकास विभाग के वरीय पदाधिकारी राहुल कुमार, डीएम प्रणम कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त नवीन कुमार, सहायक समर्था अवर निबंधक राकेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। दूर दराज से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आने वाले लोगों को अब शानदार वातानुकूलित भवन में प्रतीक्षालय के साथ जीविका दीदी रसोइयों के स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने का मौका मिलेगा। वहीं जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने जीविका दीदी की रसोई के साथ ही प्रतीक्षालय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा कि अब नए लुक में काफी अच्छा प्रतीक्षालय और कैंटीन दिख रहा है। जीविका दीदियों के छायापुरी से रोजगार मिलेगी, वहीं जो रजिस्ट्री कराने आएंगे उनको भी सुविधा उपलब्ध होगी। निबंधन कार्यालय के पार्श्व में बगल में हम लोगों ने प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया है। बेसिकली जो निबंधन के लिए पक्षकार यहाँ उपस्थित होते हैं उनको यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और सहूलियत दी जा सके, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ अबेंडन बिल्डिंग थी जिसका पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण करा करके उसमें काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं दी गई हैं ताकि पक्षकारों को कोई दिक्कत न हो और काफ़ी सुविधा मिल सके। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग में दीदी की रसोई के रूप में एक स्नैक्स काउंटर का भी हम लोगों ने यहाँ उद्घाटन किया है ताकि आने वाले पक्षकारों को और आसपास के कार्यालयों में जो भी लोग आते हैं सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य से उन्हें आसानी से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इसको लेकर यह किया गया है और मैं इसके काफ़ी सफल होने की कामना करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि इससे पक्षकारों को काफ़ी जी, हम लोग का तो पहले से ही सदर हॉस्पिटल में चल ही रहा था और वहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन और बहुत अच्छे तरीकों से मरीजों को दिया जा रहा था, साथ में कस्टमर को भी दिया जाता था। और यहाँ पर खुलने का हम लोग का उद्देश्य है कि क्योंकि वहाँ पर जाने में यहाँ से कठिनाई होती थी रजिस्ट्री ऑफिस में, और यहाँ पर हमारे जो डीएम भैया हैं उन्हीं का आदेश था कि यहाँ पर भी एक खुलना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने आज उसका शुरुआत कर दी है। साथ में खाने के अलावा यहाँ पीने के लिए नीरा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ में वो पेड़ा है, नीरा से बना हुआ पेड़ा है। उसके बाद गुड़ भी मिलेगा कुछ दिन के बाद, और रसगुल्ला भी तैयार होता है। कैसा लग रहा है? ये बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जो यहाँ की जनता के लिए रजिस्ट्री ऑफिस निबंधन कार्यालय में आने वाले जनता के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था और जलपान और ये पेय पदार्थ जो है ये भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद, ये सब उपलब्धता की गई है। जीविका दीदी की तरफ से यहाँ उनका व्यवस्था किया गया है, उनका भी रोजगार व्यवसाय और एक फलने फूलने का मौका उनके भी परिवार को और उनको भी मिलेगा इससे। जिला स्वास्थ्य विभाग के मूल्यांकन पदाधिकारी को शराब के नशे में उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। जिले में जिला स्वास्थ्य समिति के मूल्यांकन पदाधिकारी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। वे सदर अस्पताल स्थित अपने क्वार्टर में जाम छलका रहे थे। इसी दौरान किसी ने उत्पाद विभाग की टीम को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंच गई। क्वार्टर को खुलवाया गया। वे शराब पी चुके थे। इसके बाद टीम ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच की। जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। उसे टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसने शराब खरीदने वाले का नाम बताया है। टीम अब उसके नाम पते की सत्यापन में जुट गई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कवायद की जा रही है। इस मामले में उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने बताया कि आरोपी जिला स्वास्थ्य समिति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी राकेश कुमार है। वे सदर अस्पताल स्थित अपने क्वार्टर में शराब पी रहे थे। इसकी गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर अस्पताल में टीम पहुंची। अस्पताल के दूसरे तल्ले पर क्वार्टर बना था, वहां टीम पहुंची। गेट अंदर से बंद था, उसे खुलवाया गया। वे नशे में थे। उनकी जांच की गई। जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में पेश कराया जा रहा है। ये कार्रवाई कल शाम की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि सदर अस्पताल के कैंपस में जिला स्वास्थ्य समिति के बिल्डिंग में एक व्यक्ति नशे की स्थिति में है। तो इस पे कार्रवाई हेतु कुमार रविशंकर एवं रामानंद प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम भेजा गया और टीम घटनास्थल पर पहुंची और संबंधित बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर जब टीम गई और इनके घर का दरवाज़ा खुलवाया तो ये व्यक्ति नशे में पाए गए और घटनास्थल पर इनका ब्रेथ एनालाइजर मशीन से श्वास परीक्षण किया गया, जिसमें इनके द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई एवं इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया और उसके बाद इनको गिरफ्तार करते हुए उत्पाद थाना लाया गया। आगे भी क्या कार्रवाई की जाएगी? इनसे पूछताछ की गई है कि इनको शराब कहां से उपलब्ध हुई है और इन्होंने कुछ जानकारी भी दी है। उस आधार पर जो अन्य लोग हैं, सप्लायर हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनके खिलाफ जो भी आरोप है कागजात तैयार कर न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के किस पद पे ये थे? ये व्यक्ति जिला स्वास्थ्य समिति में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी के पद पर कार्य। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स,
जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। माह रमजान के पहले दिन रोजेदारों ने रोजे का नमाज अदा कर संयुक्त रूप से इफ्तार पार्टी की। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। अहले सुबह सहरी की जाती है, उसके बाद पूरे दिन उपवास रखा जाता है। शाम में सूरज ढलने के बाद रोजा खोला जाता है। रोजा खोलने की परंपरा को ही इफ्तार कहा जाता है। इस दौरान लोग एक साथ अपना उपवास या रोजा तोड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब लोग बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा होते हैं तो इसे पार्टी का नाम दे दिया जाता है। एक बात ध्यान देने की यह है कि रोजा वही खोलता है जिसने पूरे दिन का रोजा रखा हो। इफ्तार के बाद लोग शाम की नमाज अदा करते हैं। देखिए, ये रमज़ान शरीफ का महीना है और ये महीना बहुत ही बाबरकत और अजमत वाला महीना है और इसी महीने में हमारी मुक़द्दस किताब जिन्हें हम कुरान शरीफ कहते हैं वो नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने उस कुरान शरीफ को इसी महीने में नाजिल किया और इस महीने में इबादत करने से दुगुना 70 गुना सवाब मिलता है। जैसे फ़र्ज नमाज पढ़े तो इसको 70 गुना सवाब मिलता है और ये महीना बहुत ही बाबरकत महीना है और इसी महीने में हम लोग रमज़ान शरीफ का है, इस महीने में रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने की बहुत फजीलत है, क्योंकि हमारे पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखने के बारे में बयान करते हैं कि जो इस महीने का रोज़ा अच्छी तरीक़ा से रखे ईमान और इखलास के साथ, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसलिए हम लोग रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखते हैं। तो ये रोज़ा रखने जो रोज़ा रखता है वो हर गुनाह से पाको साफ हो जाता है। आज पहला रमज़ान था, क्या कुछ कहेंगे लोगों से खासकर? जी, आज ये पहला रमज़ान है। इस महीने में मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस महीने की इज्जत करें, कदर करें और जो अगले महीना में हम गुनाह क्या करते थे, अय्याशी क्या करते थे, उस गुनाह से इस महीने में हम महफूज रहें।
सरकार द्वारा बिजली की कीमतों में 24% इजाफा करने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार सरकार द्वारा कल एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया कि बिजली बिल में 1 अप्रैल 2023 से 24.5% की वृद्धि की जाएगी। इसको लेकर के निम्न वर्ग के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी जेब पर भारी असर पड़ने को है। सबसे पहले आप एक नज़र इस रिपोर्ट पे डालें। नहीं, क्या कुछ करेंगे इस पर तो हम लोग आज कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। वैसे हम लोगों को यह पहले से ही अंदेशा था कि बिहार सरकार जो है वो बिजली दर में बढ़ाने जा रही है। तो उस अंदेशा को देखते हुए हमारे चैम्बर ने पहले भी पत्राचार विभाग के साथ करना प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने 10/1/2023 को भी हम लोगों ने विद्युत नियामक बोर्ड जो है उसको एक पत्र दिया था चैम्बर से कि भाई इस तरीके की सूचनाएं समाचार पत्रों में जो आ रही है, तो वो अगर आप इस ढंग से अगर अप्रत्याशित वृद्धि करेंगे अगर बिजली के दर में, तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ेगा। डोमेस्टिक के साथ साथ उद्योग व्यवसाय जो भी है उस सब पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही अभी तो कोविड का जो है अभी तक जो है वो पोस्ट पेड अभी तक जो सो समझिए कि नहीं गया है, अभी भी व्यापार पूरा चरमराया हुआ है। और इस परिस्थिति में इस प्रकार की बढ़ोतरी करना यह परिषद जो है वो अनुचित मानती है। हालांकि हमारे पत्र के आलोक में बिहार की गरीब गुरबा जनता को एक प्लान बे के तहत प्रीपेड मीटर सभी को जबरन लगवा दिया और एक योजना के तहत अचानक 25% लगभग 25% बिजली बिल बढ़ा देना, जो देश का सबसे अधिक बिजली बिल है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और बिजली बिल में सबसे अधिक बिजली बिल लेने की प्लानिंग किया है सरकार ने, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगा। विद्युत उपभोक्ता मंच चरणबद्ध आंदोलन करके पहले धरना देंगे, बिहार बंद करेंगे, रोड करेंगे। मैं ऐसे करते करते सरकार को घुटने पर ला देगी, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। गरीब जनता नहीं सहेगा, गरीब उपभोक्ता नहीं सहेगा। या अप्रत्याशित जो 25% बिजली गरीब गुरबा कहाँ से देगा? जो 200-300 रुपया डेली कमाता है कहाँ से देगा? वो गरीब जनता को मारने का यह व्यवस्था किया है बिहार सरकार ने। ऐसा नहीं चलने देगा बिजली उपभोक्ता मंच और इसका भरपूर विरोध। सभी कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, गरीब लोग यहाँ किसान का राज्य है, किसान लोग रहते हैं, और अचानक से बिजली में 24.5% बढ़ोतरी। क्या है सरकार? न केंद्र का ध्यान है, न बिहार सरकार का ध्यान है। मतलब पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। न नौकरी है, न शिक्षा है, न रोजगार है, कुछ नहीं है। और बिजली में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से ये मान्य हो जाएगा। ये गरीब लोग कहाँ से भरेंगे मतलब बिजली बिल 24.5% एक्स्ट्रा करके? अभी तो जो है राज्य है उत्तर प्रदेश जो काफी विकास में अभी आगे चल रहा है, वहाँ भी बिजली दर सस्ता है जी। अब देखिए वहाँ क्यों सस्ता है? वहाँ थोड़ी योगी है या प्लांट है या कुछ भी है। होना चाहिए तो सब बराबर होना चाहिए। तो आश्चर्य का विषय है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय 30.7 हजार प्रति व्यक्ति आय है। यहाँ पे विद्युत दर में इस प्रकार 25-30% की बढ़ोतरी करना यह यहाँ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। जबकि महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय 1,96,000 रुपये है। वहाँ पे बिजली का दर 9.26 ₹9.26 प्रति यूनिट है। ये तो लगता है कि जैसे कि यहाँ तो सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं लग रही है कि जितना व्यवसायियों को, गरीब जनता को और आम जनता को यहाँ ना कोई उद्योग है न कोई व्यवसाय है, जितना मन में आया इस लग रहा है कि लूट मची हुई है। या तो यहाँ पे जो नीति निर्धारक है उनको नीति निर्धारण ये किस हिसाब से करते हैं भगवान मालिक है, और इस प्रकार से अराजकता का माहौल बनेगा और इतनी चोरी होगी जो सरकार के बूते के बाहर हो जाएगी बिजली को। अब सुन रहे थे जिले के लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया, जिसमें सब लोगों ने बताया कि ये एक जनता पर फैसला थोप देने वाला फैसला किया गया है, जो एक जनता के ऊपर एक ये लाद दिया गया है कि ये फैसला आपको मानना है। पहले स्मार्ट मीटर लगाया गया, फिर बिजली बिल में वृद्धि कर दी गई। लोगों का ये भी मानना है कि स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से हमारी बिजली बिल ज़्यादा आती है, यूनिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है।
तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ विकास गोस्वामी, धन्यवाद। संत जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल में 26 और 27 मार्च को कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्राचार्य ने दी। शुक्रवार को गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल के प्राचार्य अमोद कुमार दत्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 26 मार्च को सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल गौशाला रोड में और 27 मार्च को सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल बैरिया रोड में कैरियर काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ एक परिचर्चा की जाएगी, जिसमें 10वीं या 12वीं के बाद बच्चे अपने विषय का चुनाव करने में चूक जाते हैं या असमंजस की स्थिति में होते हैं, जिसे लेकर विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की सलाह पर उन्हें उनके मनपसंद विषय के चुनाव और आगे के कैरियर की जानकारी दी जाएगी। उधर भटकाव का अपना पैशन पूरा करते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे कि पहली चीज होती है कि बच्चे 3 महीने पढ़ाई न करके वो दूसरे काम करते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस सबसे ज़्यादा भारी होता है। कैरियर में अगर कोई सिलेबस उनके लिए सबसे टफ होता है तो क्लास 11 और 12 का टफ होने का कारण है कि इसमें हर विषय को अलग अलग सूक्ष्म तरीके से पढ़ना पड़ता है और उनके पास समय कम होता है, जो कि रिजल्ट का इंतजार करने वाले बच्चे के 3 महीने कम हो जाते हैं और 1 मार्च का महीना जो परीक्षा का महीना होता है 8 महीनों में उनको करीब 1.5 गुना या 2 गुना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। बच्चे सिलेबस नहीं कंप्लीट करने के कारण इधर उधर भटकते हैं और बाद में वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। इंटरेस्ट खोने का असर ये होता है कि उनकी तैयारी माकूल नहीं हो पाती है और क्लास 11 का कोर्स उनका करीब अधूरा रह जाता है। अपनी तैयारी शुरू कर दो, अप्रैल से क्लास 11 की तैयारी शुरू कर दो, ताकि अप्रैल मई जून ये 3 महीने जो तुम रिजल्ट का इंतजार करोगे उस दरमियान तुम क्लास 11 के 1/4 सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, जिसमें 10 का फंडामेंटल भी होता है और 11 का जो फर्दर कोर्स होता है। तो ये 3 महीने वो नहीं बर्बाद करें, इसके लिए हम लोग को काउंसलिंग करनी है। और उसके अलावा वो क्या कैरियर लें, वो आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें, साइंस में भी मैथमेटिक्स लें या बायोलॉजी लें, क्या ऑप्शन लें अपने कैलिबर, अपने चॉइस के अनुसार उसकी काउंसलिंग हम लोग करेंगे। हाँ, परिचर्चा करेंगे। वो 26 को रविवार के दिन सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल में और 27 को सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल बैरिया में, ये हम लोग करेंगे। कैरियर काउंसलिंग होगा। हाँ, कैरियर काउंसलिंग होगा। हो सकता है हर बच्चे के दिमाग में गार्जियन दबाव डालते हैं कि लड़कियां हैं तो डॉक्टर बनो, लड़का है तो इंजीनियर बनो, अगर कुछ नहीं बन पाओ, कमज़ोर हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन लो। क्या इतना आसान है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इतना ही अगर आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर बच्चा वैसा होता। तो बच्चे को ये भी जानना है कि बेटे अगर आपने IIT क्रैक नहीं किया, अगर आपने PMT क्रैक नहीं किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा को नहीं पास किया या उसकी तैयारी नहीं की, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास फैशन डिजाइनिंग का ऑप्शन है, आपके पास आर्ट्स सब्जेक्ट ऑप्ट करने का ऑप्शन है, आप हिस्ट्री लेकर के बड़ी पढ़ाई कर सकते हो, आप लैंग्वेज लेकर बड़ी पढ़ाई कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप UPSC की तैयारी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल स्टडी के रूप में
आर्ट्स भी एडॉप्ट कर सकते। संग्रहालय परिसर में लोक चेतना दल के सदस्यों ने भूमिहीनों को बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। डुमरी पोखर से हटाए गए भूमिहीनों को घर देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर के लोक चेतना दल का 7वें दिन भी कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन जारी है। इस दौरान लोक चेतना दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन व जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि कुटनी और मुसहरी के सीओ ने मिलकर गरीब भूमिहीनों को बेघर किया है। दोनों सीओ अवैध वसूली में लगे हुए हैं। सरकार उन पर कार्रवाई करते हुए दोनों सीओ को बर्खास्त करे। इसके अलावा जो लोग भूमिहीन हैं उन्हें जमीन मुहैया कराए। साथ ही बिहार में 1 रुपए का छोटा सिक्का नहीं चलता है, इस पर भी सरकार ध्यान दे और 1 रुपए के छोटे सिक्कों को चालू कराए। हम लोगों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर अनशन की शुरुआत की है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोगों का अनशन जारी रहेगा। बिहार सरकार की स्थिति बद से बदतर है और उसमें भी ये मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी जो हैं 35 वर्षों के अंदर जितने भी जिलाधिकारी आए सबसे बदतर स्थिति इनका बना हुआ है कि आज अनशन का 8वां दिन है। लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव धनवंती देवी 8 दिनों से अनशन पर हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और साथ ही अनशन स्थल पर की जो बुनियादी व्यवस्था है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है और सोचा जा रहा है कि हम लोकतंत्र को दबा दें। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने को ये रोकना चाहते हैं। ये इनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई हुई है कि इनको ये समझ में नहीं आता है कि अतिक्रमण और गरीबों के बसने में क्या अंतर होता है। ये कैसे आईएएस बन गए हैं ये नहीं समझ में आता है कि इनको ये कैसे ये सोच रहे हैं कि अतिक्रमण और गरीबों का बसना, गरीबों का घर उजाड़ना दोनों एक ही बात है। कब तक अनशन जारी रहेगा? अनशन तो तब तक जारी रहेगा जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा और हमारी मांगों का पर पूरी कार्रवाई नहीं होगी। 17 मार्च से हम लोग लगातार अनशन पर हैं। आज अनशन का 8वां दिन है। यातायात विभाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान पिछले 3 महीने में 1 करोड़ का चालान काटा गया। सड़क दुर्घटना को रोकने एवं यातायात नियम का पालन कराने के लिए लगातार जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में 3 महीने के भीतर लगभग 1 करोड़ रुपए का वाहनों का चालान काटा गया है। इसमें लगभग 20 लाख रुपए वाहन मालिकों ने जमा कर दिया है। यातायात थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यातायात नियम का पालन कराने एवं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। हमारा देश में बीमारी से ज्यादा दुर्घटना में लोगों की मृत्यु होती है। इसे कम करने के लिए एक अभियान के तहत वाहन चेकिंग की जा रही है। वहीं सख्ती से लोग यातायात नियम का पालन करें, इसके लिए वाहनों का चालान काटा जा रहा है। आए दिन ओवर स्पीड एवं बिना हेलमेट के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। दुर्घटना रोकने हेतु यातायात नियमों का पालन कराने के लिए विगत 3 महीना के अंदर में लगभग 1 करोड़ रुपये का चालान काटा गया है। इसमें कि लगभग 20 लाख रुपया जो है लोग अभी तक जमा कर चुके हैं और धीरे धीरे जो है लोग जो है अब यातायात नियम का पालन जो है करना शुरू कर दिया है। किस तरह के वाहनों को इसमें जो है 4 चक्का है, 2 चक्का है, जो भी जो हाई स्पीड में चलाते हैं जिससे रोड एक्सीडेंट अत्यधिक हो रहा है। बीमारी से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में हो रहे हैं। इसी को कमी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वरीय पदाधिकारी के द्वारा लगातार जो है फाइन करवाया जा रहा है। सबसे अधिक राशि कौन सा वाहन से वसूला? सबसे अधिक राशि जो है 4 चक्का से वसूली जा रही है। ज़्यादा फाइन जो है 4 चक्का पे हो रहा है। जो भी व्यक्ति जो है 80 से ज़्यादा के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं उनसे जो है ज़्यादा फाइन हो रही है। ओवर स्पीडिंग में है? हाँ, ओवर स्पीड है। सीट बेल्ट है, जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं उनका भी चालान हो रहा है। ओवर ऑनलाइन हो रहा है। अब जो है ऑफलाइन का सिस्टम ट्रैफिक थाना में नहीं है, केवल ऑनलाइन है। जो भी लोगों से यही अपील करेंगे कि जान माल की सुरक्षा के लिए दूसरे को जीवन
संकटमय न हो, इसलिए जो है यातायात नियम का पालन करें और गाड़ी जो है कम स्पीड में चलाए, अपना भी ख्याल रखें और दूसरे का भी ख्याल रखें। शहरी इलाकों में क्या कुछ शहरी इलाकों में लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि कम से कम जो है हेलमेट लगा के चले, हेलमेट लगाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार भी सुरक्षित। गायघाट बागमती नदी पर बने बांध के मरम्मत में तेजी लाने को लेकर जान माल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जान माल बचाओ संघर्ष समिति ने गायघाट में चल रही बागमती बांध की मरम्मत के काम में तेजी लाने के लिए डीएम को आवेदन देकर मांग की है। संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि नेपाल से तेहवाड़ा पंचायत तक बांध का काम पूरा हो गया है। सिर्फ NH57 को जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर बांध मरम्मत होना है, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक बांध का काम पूरा नहीं किया गया है। हम लोगों की तरफ से बार बार डीएम एवं कमिश्नर को आवेदन दी जाती है। डीएम के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि अविलंब काम को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन बांध का काम रुका हुआ है। बरसात से पहले अगर बांध का काम पूरा नहीं हुआ तो हम लोग बेघर हो जाएंगे। हम लोगों की मांग है कि बाढ़ से पहले बागमती नदी के बांध का काम पूरा कर लिया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोग बागमती प्रोजेक्ट का सर चतुर्थ फेज का जो है सर 4 किलोमीटर बांध बचा हुआ है, जो नेपाल से 85 किलोमीटर बांध बन करके तेहवाड़ा पंचायत तक आ चुकी है और NH57 इसी बीच में 4 किलोमीटर बांध बचा हुआ है, जो बाढ़ के मौसम में पूर्ण फ्लड में हम लोगों को जान माल का घर द्वार भी भस जाता है सर। और इस बांध को पूर्ण करने के लिए हम लोग कई साल से सरकार के यहाँ प्रतिवेदन दे रहे हैं कि उसको पूर्ण कर दिया जाए महाशय, क्योंकि हम लोग इसमें डूब करके मर रहे हैं। सरकार हर साल आश्वासन देती है कि इस बार हो जाएगा, लेकिन वो विफल हो जाता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से भी हम लोग मिले हैं, उनका भी आश्वासन मिला है कि इस बार हो जाए। जल संसाधन मंत्री से हम लोग मिले हैं, अभी हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिल के आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अजय जी का चिट्ठी हमको आ चुका है, हम इस बार इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब कब इस बांध पूरा होगा, कब लोग हम इस बाढ़ से हम लोग बचेंगे। हम लोगों को जो स्थिति ऐसा है, घर लोग कहता है जमीन घर द्वार सब हम लोगों को भर जाता है। हर साल की महामारी हम लोगों के साथ हो रही है। दुबहा पंचायत के मनरेगा मजदूरों ने पंचायत में चल रहे कामों के जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सकरा प्रखंड के डूबा पंचायत के मनरेगा मजदूरों ने डीएम को आवेदन देकर पंचायत में चल रही काम के जांच की मांग की है। वहीं मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि मुखिया मनरेगा मजदूरों से काम कराने के बजाय मशीन से काम कराते हैं। मजदूरों के रुपए की अवैध निकासी कर ली जाती है। मनरेगा मजदूर को 100 रुपए देकर बाकी राशि निकासी कर ली जाती है। मजदूरों का कहना है कि मनरेगा से चल रहे काम की जांच हो और मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन काम दिया जाए। इस दौरान कलेक्ट्रेट में मजदूरों ने मुखिया और वार्ड नंबर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मनरेगा मजदूरों का कहना है कि मुखिया वार्ड मेंबर सभी बड़ी जाति के लोग हैं, सभी मिलजुल कर पंचायत में आवंटित राशि का घोटाला कर रहे हैं, मजदूरों का हक मार रहे हैं, मजदूरों की राशि की भी अवैध निकासी कर लेते हैं। हम लोग काम मांगते हैं तो काम नहीं दिया जाता है, जेसीबी और ट्रैक्टर से काम हो रही है। सर जैसे मनरेगा के तहत में घोटाला चल रहा है, हम लोग को जो कि गरीबों के काम नहीं मिलता है। बड़े बड़े आदमी जो है वहाँ ट्रैक्टर से और जेसीबी से काम करवा करके बड़े आदमी जो है दूसरी 4 गाड़ी का मालिक 2 गाड़ी का मालिक वो अपना उनके नाम पर पैसा सब निकल जाता है। हम लोग गरीब पर रोडे भूखे मर रहे हैं। हम लोग के कुछ रोजगार नहीं है। वो लोग काम नहीं करते लेकिन पैसा ले लेते हैं। जी हाँ, नकली अकाउंट है। जी हाँ, नकली सारा उनका नकली अकाउंट है। देखिएगा, नहीं तो हम लोग तो जाँच के लिए डीएम साहब को दे ही दिए हैं और डीएम साहब को हम दे ही दिए हैं आवेदन और उनके जाँच के लिए रख दिया गया है। बात आगे मुझे क्या होंगे तब डीएम साहब जाएंगे। महज हम लोग के बाल बच्चा रोड पर। ये मनरेगा में घोटाला हुआ सर, उसके लिए आए हैं। कहाँ पर? दुबहा पंचायत। क्या हुआ है? क्या घोटाला? घोटाला हुआ है कि या वो भुइयार राजपूत और ये शेखो ये सब औठा टेक का पैसा उठा लिया जाता है। गरीब को मिलता है, काम नहीं मिलता है। उन्होंने 2 मंजिल 4 मंजिल गाड़ी बंगला है, उन्हीं को सब चीज दिया जाता है। कितने सालों से ऐसा चल रहा है? ये साल भर हो गया है सर। कौन निकाल लेता है? मुखिया और वार्ड 12 नंबर के वार्ड कमरूल है और शैतानंद ठाकुर है। हाँ, इन्हों दोनों मिल के ये धांधली करते हैं।
हाँ, और ट्रैक्टर से एसीपी से माटी भरवा लेते हैं, सबके घरे घरे 100-200 दे के उठा टेकवा के और पैसा निकलवा के 100-200 बाट बड़े आदमी के, जैसे 2 तल्ला मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है। हम दोहा पंचायत से है सर। उद्योगपति गौतम अडानी के द्वारा किए गए महाघोटाला के खिलाफ कांग्रेस के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के द्वारा महाघोटाला के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में एक विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च जिला कांग्रेस कार्यालय से निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए टावर चौराहा पर पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पैदल मार्च में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए श्री मुकुल ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है, विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है। अडानी के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे माननीय नेता राहुल गांधी को तंग व तबाह किया जा रहा है। केंद्र सरकार एवं भाजपा के द्वारा उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में यह मांग करती आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा 50,000 करोड़ रुपया अडानी समूह को दिया गया। साथ ही राहुल गांधी जी ने संसद में अपने संबोधन में सरकार से सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री और अडानी में क्या रिश्ता है, जो सरकार को देश की जनता को बतानी चाहिए। अडानी को ही ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित कई देशों में उद्योग लगाने एवं भारतीय रक्षा विभाग में उन्हें कैसे काम दिया गया। इन्हीं सब मांगों की जांच के लिए जेपीसी की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र की निकम्मी भाजपा सरकार जेपीसी की जांच से भाग रही है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि मोदी जी इससे क्यों डर रहे हैं और देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर अपने चहेते एजेंसियों के माध्यम से उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के लोग अडानी के मुद्दे पर जब तक जेपीसी संगठन नहीं होगी, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी और जब तक अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करते रहेंगे। पैदल मार्च में शामिल जिला कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेतागण उपस्थित थे। विपक्ष के नेता को लगातार जो है टारगेट किए हुए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार, जो इनको नक्शमस्तक हो जाता है उसको केंद्र में मंत्री बना देते हैं। जो विपक्ष का भूमिका निभाता है उसको या सीबीआई और ईडी का धमकी देते हैं, उसके घर पर छापामारी करते हैं, एफआईआर करते हैं। और आज आप देखिए कि राहुल गांधी जी राजनीतिक बयान दिए हैं और उसको जो है कि जज को बदलकर न्यायालय में उन पर 2 साल का सजा कर दिया। आज जो है सदस्यता खत्म कर दी गई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के। तानाशाही रवैया के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सरैयागंज टावर चौक पर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं और जमीन से लेकर सांसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमारे नेता को झूठे मुकदमा में फंसाकर यह जो है सतमे जेते यह देश में अंग्रेज का हुकूमत को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं की तो यह मोदी सरकार का खात्मा निश्चित है। जनता देख रही है, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है और यह अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। आप देखे हैं कि जितने विपक्षी हैं सबको टारगेट करके यह फंसा रहे हैं और मिसयूज करके ईडी सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं। आज हमारे राहुल गांधी जो लीडर ही नहीं लीडर भी हैं, वह साफ कहे कि हम माफी नहीं मांगेंगे, मेरा राजनीतिक बयान है। और पूरे भारत में अराजकता पैदा कर दिए हैं, विकास नाम का कोई चीज नहीं है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इनको सिर्फ विपक्ष के नेता को फंसाना यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक कदम है। हम ऐलान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।